Assalamu alaikum viewers. How are you all? I hope you all are doing great. In today's module, I will be teaching you about the major topics of auditing, that is watching, verification, valuation, audit strategy and audit planning. And in last lecture, I have discussed about internal audit, internal control, internal check and auditing process. जिन्होंने मेरे previous lectures नहीं देखे, I request you all के सब जाके playlist में जाइएगा auditing की, उसमें लिखा हुआ है auditing for commerce lectureship and senior auditor. तो अब उसमें जाके जो है सारे के सारे lectures को attend कीजिएगा. ये 5th lecture है. आप पूरा अगर लेक्चर्स को सुनेंगे तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आपके सारे मेजर टॉपिक्स कवर होते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद वॉचिंग. वॉचिंग क्या है और वॉचिंग क्यों की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉचिंग वर्ड बेसिकली मीन्स एक्ट ऑफ एग्जामाइनिंग वॉचर्स. एग्जामाइन कर रहे हैं हम लोग वॉचर्स को. वॉचर्स नाउ क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. जो भी हमारे पास किसी भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट्स में, जो भी हमारे अकाउंट्स में हमने ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, अब हमें क्या करना है? उन्हें वेरीफाई करना है थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. हमें कैसे पता चली कि ये जो ट्रांजैक्शंस बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई हैं ये कितनी अथेंटिक है, ये एक्यूरेट है या नहीं? ऐसा तो नहीं कोई फेक अकाउंट्स, फेक हमारी ट्रांजैक्शंस लिख दी गई हैं. सो वी नीड टू वेरीफाई दैम, वी नीड टू एग्जामाइन दैम कि आइदर वी हैव द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट ट्रांजैक्शन. कोई ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं उनके लिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे लिए मस्ट होते हैं देखना. उनको हम क्या बोलते हैं? वॉचिंग. एग्जामाइनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कोई भी हो सकते हैं. वो कोई बिल हो सकता है, वो कोई हमारा क्रेडिट का डॉक्यूमेंट हो सकता है जो हमारे डेप्ट को शो कर रहा हो. ठीक है, उसमें हमारे पास अमाउंट हो सकता है, ऑनर का नेम हो सकता है, या हमने कितना अमाउंट बेसिकली दिया, डेट हो सकती है. सो इन सब चीज़ों को एग्जामाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वॉचिंग बेसिकली कौन सा प्रोसीजर है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. हमने प्रोसीजर्स पढ़े भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं. उसमें एक टाइप होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. तो वॉचिंग हमारा क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसमें हम लोग ये एग्जामाइन कर रहे होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को. इन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इनवॉइसेस आ सकते हैं, मिन्यूट्स आ सकते हैं, कोई हमारे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं किसी के साथ, वो इसमें आ सकते हैं. और इसमें हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि क्यों वॉचिंग की जाती है. 2 पर्पस के लिए. एक तो अथेंटिसिटी जानने के लिए ट्रांजैक्शंस की, दूसरा कि जेन्युइन है या नहीं. आइदर दे आर डेवलप जस्ट फॉर फेक, जस्ट टू क्रिएट अ विंडो ड्रेसिंग क्रिएट करने के लिए, या फिर जो है जानबूझ के मतलब कोई फेक अकाउंट्स इसलिए क्रिएट किए गए हैं, फॉर सपोज कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं ताकि हमारा टैक्सेशन में कम लगे अमाउंट, फॉर सपोज. तो ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ वॉचर्स. वॉचर्स कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं? There are 4 types of watchers. So let's look at the first one, that is the primary watcher. Primary watcher क्या होता है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, जब हमारे पास रिटन एविडेंस है जो ओरिजिनल कॉपी है, यानी जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉचर. क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एविडेंस को हम प्राइमरी वॉचर बोलते हैं. इसमें हमारे पास कोई भी परचेज़ का इनवॉइस हो सकता है, कोई कैश रिसिप्ट हो सकती है. द सेकेंड वन इज़ कोलोलैटरल वॉचर्स. Collateral watchers are also known as the secondary watchers. These watchers are not original one. For suppose we have any कार्बन कॉपीज़, कोई कार्बन कॉपीज़ हैं, ठीक है. अगर हमारे पास कोई कार्बन कॉपीज़ होती हैं, फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलोलैटरल वॉचर्स, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है. एंड रिमेंबर दिस थिंग, जब हम ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वीक टू मतलब जो एविडेंस जिसे बोला जाता है वो फ़ोटो कॉपीज़ को बोला जाता है. कि कार्बन कॉपीज़ होती हैं, फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, वो वीक किस्म का एविडेंस होता है. नाउ द थर्ड वन इज़ इंटरनल वॉचर. विद द नेम यू कैन ईजिली गेस के एग्जैक्टली इसमें क्या हो सकता है. इंटरनल मीन्स जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमारे वॉचर्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल वॉचर्स बोलते हैं. यानी हमारी कंपनी ने सेल्स की कोई, तो ये कंपनी का वॉचर है ना. सेल्स इनवॉइस
मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, मटेरियल जो हमने सप्लायर से किसी कंपनी ने लिया, तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप वो हमारी कंपनी की है ना, बाहर की तो नहीं है। तो लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल वॉचर्स, वो वॉचर्स जो हमारे कंपनी के नहीं होते, हम लोग आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं एज अ प्रूफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वॉचर्स। वो हमारे मॉर्गेज डीड हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। हमें हमेशा हम कंपेयर करते हैं ना बैंक स्टेटमेंट्स को कैश बुक से अक्सर, तो कितनी वेरिएशन आ रही है, क्या हो रहा है, तो हम अक्सर बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं। उसके अलावा मॉर्गेज डीड लेते हैं कि अगर किसी एसेट पे मॉर्गेज चार्ज है तो वो डीड साइन किस तरह से हुआ, कब हुआ, कैसे हिसाब से चार्ज है, कितने टर्म्स के लिए चार्ज की गई है, किस हमारे डेप्ट पे ये चार्ज की गई है, पूरा डिटेल। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन दीज टू टर्म्स, वॉचिंग एंड रूटीन चेकिंग। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रूटीन चेकिंग जो होती है वो नॉर्मली चेकिंग करते हैं, जो हम कैरी फॉरवर्ड होती है, या हमारी ये वेरीफाई करते हैं कि जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की गई वो सही की गई या नहीं, या ड्यूरिंग पोस्टिंग में ही ट्रांजैक्शंस में कोई मिस्टेक हो गई बैलेंसेस में, उसे हम रूटीन चेकिंग बोलते हैं। ठीक है, रूटीन चेकिंग जो होती है वो मैकेनिकल होती है चेकिंग, वाइल हमारी वॉचिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को जब हम चेक करते हैं, जिसमें सेल्स बिल हो गया, परचेज बिल हो गया, हमारी पेमेंट रिसीप हो गई, पेन स्लिप हो गई, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वॉचर। रूटीन चेकिंग में ये चीज़ नहीं होती कि हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को ही देख रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन के बैलेंस सही हैं नहीं, लिखे गए सही, पोस्टिंग सही की गई नहीं की गई, ये। और वॉचिंग हमारी हमेशा होती है, याद रखिएगा, बाय जूनियर स्टाफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वॉचिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होती, ये हमारी जूनियर स्टाफ करती है, और ये पूरा साल हो सकती है, थ्रू आउट द ईयर, ताकि हमें पता चले कंप्लीटनेस है डॉक्यूमेंट्स की, एक्यूरेट हैं डॉक्यूमेंट्स, और वैलिड भी हैं या नहीं है। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन और वॉचिंग में डिफरेंस क्या है? वॉचिंग मोस्टली उन डॉक्यूमेंट्स की हो रही होती है जो इनकम एंड स्टेटमेंट, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, उससे बिलोंग करते हैं, जबकि वेरिफिकेशन बिलोंग्स टू इंस्पेक्शन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। जब हम कहते हैं कि हमें एग्जामाइन करना है, इंस्पेक्ट करना है कि आइदर हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ठीक है नहीं दी गई, यानी हम जब बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हैं, वी यूज़ वेरिफिकेशन। रिमेंबर दिस थिंग। और इसमें ये भी डिफरेंस है कि वेरिफिकेशन इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ। वेरिफिकेशन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि उसमें हम लोग जस्ट डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखते। वेरिफिकेशन में भी रिमेंबर दिस थिंग, डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम फिज़िकल वेरिफिकेशन भी करते हैं, फिज़िकली जाके ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इसीलिए वेरिफिकेशन सीनियर स्टाफ करता है, वॉचिंग जूनियर स्टाफ करती है। हमारी वॉचिंग थ्रू आउट द ईयर होती है, जबकि वेरिफिकेशन हमेशा हम लोग एंड में करते हैं। अब हम इसको थोड़ा रीड करते हैं। वेरिफिकेशन मीन्स द इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स अपेयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे जो एसेट्स अपेयर हो रहे हैं या लायबिलिटीज़, वो कितने अथेंटिक है, उनकी एक्चुअल जो वैल्यू दी गई है एसेट्स में या बैलेंस शीट में, हमारी जो एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू है वो एक्चुअल में उनकी उतनी वैल्यू है या नहीं। ऐसा तो नहीं एसेट्स को ओवर वैल्यू कर दिया या अंडर वैल्यू कर दिया है, कोई विंडो ड्रेसिंग कर दी गई है। तो इन सब की वेरिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इंस्पेक्शन को वेरिफिकेशन कहा जाता है। अब हम क्या क्या वेरीफाई कर रहे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। अब ऑडिटर ये देखना चाह रहा होता है कि कंपनी ने सपोज एक फ़िक्स्ड एसेट पर्टिकुलर लिखा है 1 लाख का, वो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि ये 1 लाख का इनका है, ठीक है। अब वो वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं। ऐसे इन्होंने बैलेंस शीट में लिखा, एक्चुअल में कंपनी के पास एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता, वो एसेट है ही नहीं। द सेकेंड थिंग इज़ ऑनरशिप। अब वो देखेंगे कि फॉर सपोज अगर कंपनी ने ऑनरशिप लिखी है कि भाई ये अपने ही एसेट है, ठीक है, हमारी कंपनी के अपने पैसों से बेसिकली लिया गया है, नॉट एनी लीज पे, तो वो वेरीफाई करता है कि ऑनरशिप वाकई कंपनी के नाम पे है। अब वो डॉक्यूमेंट्स भी देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा जिससे पता चले कि ये कंपनी की ऑनरशिप है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ऑनरशिप आइदर कंपनी की है या नहीं है, या किसी और बंदे से लीज लिया गया है। द थर्ड थिंग इज़ प्रॉपर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन प्रॉपर की गई है या नहीं की गई, वैल्यूएशन के भी कुछ प्रॉपर रूल्स हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट लेटर ऑन। द फोर्थ थिंग इज़ पोजेशन।
possession, ऐसा नहीं कि possess कर ही नहीं रहा, कंपनी के पास नहीं है, भले कंपनी का है लेकिन कंपनी के पास अभी है ही नहीं और उन्होंने लिख दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो possession को भी वेरीफाई करना होता है. फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग. अच्छा, इस पे एसेट्स पे कोई चार्ज तो नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हम लोग जब लाइबिलिटी, हम कोई डिपेंचर सपोज ले रहे हैं तो हम उसकी सिक्योरिटी में, याद है, हम मॉर्गेज रखते हैं ना, कोई चीज़ गिरवी रखते हैं जैसे हम बोलते हैं, तो सम कुछ एसेट्स पे मॉर्गेज होता है. तो अगर वो मॉर्गेज हम वेरीफाई करते हैं कि आइदर एसेट्स फ्री फ्रॉम चार्ज हैं या उन पे कोई मॉर्गेज रखी गई है, तो ये सब चेक करते हैं. उसके अलावा प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी चेक करते हैं कि एसेट्स चेक प्रॉपर रिकॉर्ड हुए या नहीं. ये सारी चीज़ें हमारी वेरिफिकेशन में आती है, क्योंकि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एग्जिस्टेंस पे बात करें, ऑनरशिप, वैल्यूएशन, पोजेशन, चार्ज है नहीं है, रिकॉर्डिंग सही है नहीं है, डिस्क्लोजर सही से किया गया है नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हमारी वेरिफिकेशन में आती है. यहाँ वही बात डिटेल में लिखी गई है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे वेरिफिकेशन के यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखें, उन्हें चेक करें जो एसेट्स के हैं कि किसके पास ऑनरशिप है, ये कंफर्म करने के लिए कि उस पर कोई चार्ज नहीं है एसेट पे. प्रूफ भी कि प्रॉपर मेथड से वैल्यू किया गया है एसेट को, ये कंफर्म करने के लिए कि एसेट्स जो बुक्स में लिखे हुए एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. अब ये इन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग की हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन हैंड, स्टोर्स एंड कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, कैश इन हैंड, इन सब चीज़ों की हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं. नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. वैल्यूएशन मीन्स एस्टिमेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. जब हम वैल्यू देते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि what is the value of an asset or a particular liability, that is called as valuation. It is duty of an auditor to confirm that assets and liabilities are appearing in balance sheet exhibiting their true and current value. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई रॉन्ग वैल्यू जो है पुट कर दिया एसेट या लाइबिलिटी की. ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि हाँ, उसकी करंट वैल्यू, उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो पुट की गई है बैलेंस शीट में या नहीं की गई. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स दे विल एग्जिबिट आइदर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. ऑब्वियसली जब प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होगी, इट मीन्स दैट आइदर एनी एसेट इज़ ओवर वैल्यूड or undervalued, or same in the case of liability, might be the liability is overvalued or undervalued. हम उसको undervalue भी कर सकते हैं. बेसिस ऑफ वैल्यूएशन हमारी क्या होती है, ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि वैल्यूएशन हमेशा करेक्ट और रिलायबल होनी चाहिए. और जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं, उसके अलावा एक्सपेक्टेड आवर्स ऑफ द एसेट, कि कितने आवर्स एक्चुअल में वो वर्क करता है एक पर्टिकुलर एसेट की पूरे लाइफ टाइम में. वेयर एंड टेयर के एक्सपेंसेस, वो हमारा डेप्रिसिएशन होती है. उसकी स्क्रैप वैल्यू आप जानते हैं डेप्रिसिएशन के वो जो उसमें आता है. जब हमारा स्क्रैप वैल्यू कहते हैं जब हम उससे सारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल दें एक हमारे एसेट की कॉस्ट से, तो उसके बाद जो आखिर में एट द एंड कबाड़ बचता है बेसिकली, यानी जो यूज़ में नहीं रहता, उसके जो अगर हमें अमाउंट एट द एंड उसे बेचने पे मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड ए स्क्रैप वैल्यू. चांसेस ऑफ एसेट बिकम एब्सोल्यूट, कितने चांसेस हैं कि वो आउटडेट हो सकता है इन अ फ्यूचर, बिकॉज यू नो टुडेज वर्ल्ड इज़ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड different machines are introducing day by day. So might be happen कि within the 2-3 years your asset value might be decrease, क्योंकि कोई न्यू हमारी मशीनरी आ जाए. फिक्स्ड, अच्छा ये याद रखिए, फिक्स्ड एसेट जो होता है उसे हम कैसे वैल्यू देते हैं, कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन. हमेशा फिक्स एसेट में से जब तक हम उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलती, क्योंकि फॉर फिक्स एसेट देयर इज़ अ रूल दैट एवरी ईयर वी मस्ट हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन अमाउंट. डेप्रिसिएशन मैं आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन अगेन करूँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कॉस्ट की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज़ होती है, डिमिनिश होती है. अब वो आउटडेट होने की वजह से भी हो सकती है, वो उसके काम करने की, मतलब हम इतना काम कर रहे हैं तो उसकी यूजेज की वजह से उसकी वैल्यू कम हो सकती है. जो वैल्यू हर साल पे उसकी कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो हर साल हमें एनी हाउ
डिडक्ट करनी होती है फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट से, ठीक है। और उस अमाउंट को हम कहाँ डालते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम बनाते इसलिए हैं ताकि एट द एंड जब एसेट ख़त्म हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास फिर से पैसे होने चाहिए रिजर्व में, उस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से ही हम निकाल के कोई न्यू एसेट ख़रीद सके। तो देयर इज़ मस्ट इट इज़ एनी हाउ नेसेसरी कि हम फिक्स एसेट को हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू को लिखते हैं। अब करंट एसेट्स को कैसे वैल्यू किया जाता है, should be valued at cost or market price whichever is less। remember this thing, करंट एसेट को वैल्यू करना चाहिए या तो उसकी कॉस्ट पे यानी जिस पे ओरिजिनली हमने करंट एसेट को ख़रीदा, या मार्केट प्राइस जो मार्केट में उसकी वैल्यू जो विच एवर इज़ लेस, जो ज़्यादा लेस होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है करंट एसेट की। ये भी MCQs में आ सकते हैं क्वेश्चंस, फिक्स एसेट की वैल्यूएशन कैसे होती है और करंट एसेट को हम किस तरह से वैल्यू करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस बताती हूँ। ऑफन बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि इनमें सब फर्स्ट पे कौन सी चीज़ होती है, वो होती है ऑडिट स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, देन हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट प्लानिंग करते हैं। और ऑडिट स्ट्रैटेजी में हमारी तो 3 बेसिक चीज़ें आती हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वन थिंग इज़ स्कोप यानी लिमिटेशन, एग्जैक्ट बाउंड्रीज कितनी है जिसके विद इन लिमिट्स में रह के हमें काम करना है। द सेकेंड थिंग इज़ टाइम, कितना टाइम लगेगा इस ऑडिट में। एंड द थर्ड इज़ डायरेक्शन। स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन वर्ड आता है, इट मीन्स इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनती है लॉन्ग टर्म। अब आप ये याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है और बेसिकली ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है और वही गाइड करती है ताकि हम आगे ऑडिट प्लान बनाएं। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग से भी पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि लॉन्ग टर्म, और स्ट्रैटेजी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म प्लान। व्हाट इज़ इट, बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान ही है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट यूज़ सम टैक्टिक्स, कुछ टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं इसमें, कुछ ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं जिससे मोस्ट इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। स्ट्रैटेजी में हमारा क्या आ जाएगा, और इन्वेंट्री किस तरह से काउंट होगी, कौन कौन सी हम रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, एग्जैक्टली बजट कितना हम यूज़ करेंगे इस ऑडिट के लिए, ठीक है। अब बजट हम कितना यूज़ करेंगे वो हमारे स्ट्रैटेजी में डिसाइड होगा। स्ट्रैटेजी के बाद जो प्लान बनेगा उसमें हम डिवाइड करेंगे, ये बजट तो हो गया, इतना अमाउंट लगाएंगे। अब हम उसको डिवाइड करते हैं कि इतना इतना अमाउंट इस चीज़ पे लग रहा है, फॉर सपोज इतना अमाउंट एस्टिमेट लगाएंगे कि ये चीज़ इस पे लग सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। फॉर सपोज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी की नॉलेज हासिल करेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी में ये होगा कि सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रही है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। स्ट्रैटेजी में हमने ये मालूम किया, अब हम ये डिसाइड करेंगे हमें अब इसकी ऑडिट किस तरह से करनी है। अब हम जब डिसाइड करेंगे हमें पता चलेगा यार स्कोप क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब कंपनी ये सोचेगी यार मुझे ये काम करना है। अब इन सब कामों के लिए मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मेरी टीम के पास ये एक्सपर्टीज़ है, या मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा, यानी कोई काम मुझे किसी और को देना पड़ेगा, आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ टैक्स की। फॉर सपोज हमें कुछ टैक्स अकाउंट्स को किसी ऑडिटर को वेरीफाई करना, चेक करना है। अब इशू ये है कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में वो बेसिक यही प्लान करेगा कि टैक्स के लिए, टैक्स के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए मैं आउटसोर्स करूँगा, बाकी ये जो काम होने हैं उसके लिए मेरा अपना स्टाफ काफ़ी है, इस पे ये जूनियर स्टाफ काम करेगा, इस चीज़ पे ये जो है सीनियर स्टाफ काम करेगा। ये सारा मैं स्ट्रैटेजी में डिसाइड हुआ। अब वी मूव ऑन टूवर्ड्स द प्लानिंग। प्लानिंग क्यों होती है, अब उसमें गाइडलाइन कौन बनता है, प्लान करने के लिए हेल्प कौन करता है, मेजर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हेल्प करती है प्लान को बनाने के लिए। अब जो सारी ये चीज़ें डिसाइड हुई, टैक्स हमारी जो है सपोज आउटसोर्स हुई है, तो प्लानिंग में हम डिसाइड करेंगे किसको आउटसोर्स करें। हमने बजट डिसाइड किया, अब हम डिसाइड करेंगे किस तरह से उसे यूटिलाइज़ करना है। हमने एग्जैक्टली रिसोर्सेज की एस्टीमेट लगाई स्ट्रैटेजी में, अब हम उन रिसोर्सेज को डिवाइड करें, वो हो जाएगा प्लानिंग। प्लानिंग में अब हम डिटेल में प्रोसीजर्स की बात करेंगे, कौन सी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम किस तरह से बन रहा है, सारी चीज़ें बाद में प्लानिंग में आ जाती हैं, लेकिन बनती किसकी बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू ऑडिट स्ट्रैटेजी।
नाउ लेट्स मूव ऑन, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। अब आप हमेशा से ये जानते हैं कि किसी भी काम करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी काम हो प्लान नहीं करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, एफिज़ेड मिलेगा, ठीक है, एफिज़ेड डायरेक्शन में मूव ऑन होगा। अगर हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं बनाया, तो हमें रिज़ल्ट कैसे अच्छा मिल सकता है। हमेशा अगर हम लोग सपोज़ एक नॉर्मल बात करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे, तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन जा रही, मेरी कितनी फ्रेंड्स जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप होगा यार हमें जाना कहाँ है, घर पे कोई प्लान बनाएं या बाहर डिनर पे जा रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम फिर डिसाइड करेंगे अब जाना कैसे है, कन्वेंस कौन सा यूज़ होगा। कन्वेंस यूज़ करने के बाद अब हम ये डिसाइड करेंगे चलो अगर हम मॉल गए तो मॉल में हम कौन सी मूवी देखेंगे या किन किन शॉप्स पे जा सकते हैं या क्या क्या हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग हमें पहले करनी पड़ती है ना, ताकि हम इफ़ेक्टिवली उसे इम्प्लीमेंट करें। तो प्लानिंग इज़ अ मेजर स्टेप। प्लान करने के बगैर ऑडिट नहीं हो सकती, हमें प्लान करना पड़ता है, पहले कंपनी की डिटेल मालूम करनी पड़ती है, उससे पहले ऑडिट हो ही नहीं सकती। हम कैसे डिसाइड करें कि ऑडिट के लिए ये स्टाफ यूज़ होगी। ऑडिट का स्टाफ पहली बात कैसे डिसाइड होगा, वो तभी डिसाइड होगा कंपनी के बेसिस पे। हर कंपनी के प्रोसीजर्स अलग हैं, हर कंपनी के अपनी पॉलिसीज़ हैं, हर कंपनी एक अलग काम कर रही है ना, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, कोई सर्विस परफॉर्म कर रही है फॉर सपोज। तो उस हिसाब से हम पहले तो ये जानेंगे कि कौन से फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स इस कंपनी पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब ये इम्प्लीमेंट होंगे, इनके लिए हमारे स्टाफ में कौन से एक्सपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग से ही तो डिसाइड होती हैं। प्लानिंग ही हमें बताता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऑडिट हम लोग कहाँ करेंगे, ऑडिट कितनी चलेगी, कौन किस टाइप के ऑडिटर्स हो सकते हैं हमारे पास, और ड्यूरिंग ऑडिट हमारी जो है ऑडिट प्रोसीजर्स या हम जब ऑडिट कर रहे होंगे व्हाट टाइप ऑफ रिस्क जो हम फेस कर सकते हैं, कंटिजेंसीज हो सकती हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा हम प्लान करें तो बीच में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो कंटिजेंसी की प्लानिंग भी हो रही होती है कि यार माइट बी दिस इश्यू कैन कम, तो हम किस तरह से उन कंटिजेंसीज को मिटिगेट कर सकते हैं। ऑडिट प्लान के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वो हमें अटेंशन देता है हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ मिस हो जाएंगे। माइट भी ये हो सकता है कि वी फोकस ऑन द यूज़लेस थिंग्स। अगर प्लानिंग नहीं की तो हम शायद यूज़लेस चीज़ों को भी देखने शुरू हो जाएं जो काम की नहीं है। सो ऑडिट प्लानिंग इज़ मस्ट, ताकि हम इंपॉर्टेंट एरियाज़ को फोकस कर सकें। उसके अलावा ऑडिट टीम डिसाइड कर सकें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑडिट प्लान इज़ अ स्पेसिफिक गाइडलाइन टू बी फॉलोड। एक गाइडलाइन पूरी हमें बता रहा है कि किस तरह से ऑडिट होगी। ये ऑडिटर को हर हिसाब से हेल्प करता है प्रोसीजर्स बनाने में, एविडेंस कलेक्ट करने में, ऑडिट की कॉस्ट मालूम करने में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है क्रिएट ना हो, और हर चीज़ को बेसिकली ये एड्रेस कर रहा होता है। 5 Ws की भी बात करें, what are audit objectives, where will the audit be done, when will the audit occur, who are the auditors, how will the audit be done. So that's the today's lecture. I hope you understand it well, and if you like this video then kindly do a comment and like it, subscribe it, and if you want the latest video updates so hit the bell icon. And remember one thing, that kindly मैं बार बार यही कहूँगी, मस्ट वॉच ऑल द वीडियोज़। जितनी आप ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन्स, वेट अ वाइल, yes, audit procedures, ऑडिट रिस्क, ऑडिट एविडेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।